क्या स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है डाइट और न्यूट्रिशन का, हिंदी में भी और इंग्लिश में। ये क्योंकि थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है तो मैंने ट्राई किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स होंगे। लेकिन अगर कहीं पे हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सभी लोगों को इंग्लिश को ही एक बार देख लेना है। इंग्लिश में मेनली ये नोट्स थे, मैंने इन्हें ट्रांसलेट करके फिर हिंदी में करा है, तो हो सकता है हिंदी में एक आध जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको कोई सेंटेंस हिंदी का सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक बार इंग्लिश में भी देख लेना है। तो ये डाइट एंड न्यूट्रिशन का सिलेबस है, आपकी ये 6वीं यूनिट है डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी जो पहली यूनिट है, 5 यूनिट है इसमें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहली जो यूनिट है, जैसे बेसिक कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, आपका जो इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन टर्मिनोलॉजी, न्यूट्रिशन में जितने भी टर्म्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर आरडीए, इन सभी टर्म्स की जानकारी। नेक्स्ट है ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, हमें कितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, कितना हमें खाने की जरूरत है। कंसेप्ट ऑफ फूड, फूड का कंसेप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ फूड, जो फूड है वो कितना फैला हुआ है, उसमें से हर एक जगह पे किस फूड को लोग एक्सेप्ट करते हैं, फूड के फंक्शंस, फूड के कंपोनेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम समरी देखें फर्स्ट यूनिट की, तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आगे की सभी यूनिट्स का। स्पेशली आप तीसरी यूनिट देखिए, तीसरी यूनिट में है आपका बैलेंस डाइट कंसेप्ट। तो ये जो बैलेंस डाइट कंसेप्ट है, इसमें आपकी सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब हमें एक एज अ होल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फूड की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, हम अलग अलग उस चीज को पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, फैट की कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपका मिनरल्स है और विटामिन है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपकी पहली यूनिट है वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस यूनिट को स्किप कर लेंगे और सीधे सीधे चीजों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमें आगे चीजों को डिटेल में पढ़ना ही है तो आगे शुरू में इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इन्हीं सब चीजों को हम पढ़ेंगे लेकिन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम तीसरी यूनिट से। तीसरी यूनिट में है आपके न्यूट्रिएंट्स, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट, यानी कि आपके पोषक तत्व और आहार के सिद्धांत। तो ये सारी चीजें भी आपकी बैलेंस डाइट में आ जाती है। तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, सबसे पहले हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका यूजीसी क्वेश्चन डिटेल में ही पूछेगा। जैसे बैलेंस डाइट के आपके कंपोनेंट हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर्स, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेंगे, इनका मेटाबॉलिज्म देख लेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट देख लेंगे, तो हमारी पहली और तीसरी यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और मेन यही आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन का बेस बनाएगा। नेक्स्ट है यौगिक कंसेप्ट ऑफ डाइट एंड रेलिवेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल। अब ये जो यूनिट है, ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप इसके बारे में कहीं ना कहीं से पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस चीज को हम पढ़ेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें वो सभी चीजें रिपीट होंगी जो आपने घेरंट संहिता में पढ़ा, जो आपने हट प्रदीपिका में पढ़ा, या फिर जो आप भगवत गीता में पढ़ोगे। तो वो सारी चीजें आप दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे, लेकिन एक जगह पे यहाँ पे लेके हम उन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ये 1 या 2 दिन की क्लास रहेगी और इतनी सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। और उसके बाद है आपकी लास्ट वाली यूनिट, फूड एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो आपकी लास्ट यूनिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपके अगर डाइट में से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से आप लोग ऐसा मान के चल सकते हो कि 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो आपकी 5वीं यूनिट से आएगा। यानी कि
जो भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है वही आता है। जैसे इस बार भी आपने देखा होगा तो क्वेश्चन आया था बीएमआई का, और वो आपकी लास्ट यूनिट में ही है। कई बार बीएमआर का क्वेश्चन आ जाता है, वो लास्ट यूनिट में ही है। तो एक बार अगर मैं फिर से समराइज करूं सभी लोगों के लिए, तो हमने पढ़ना है मेनली तीसरी यूनिट। हिंदी में एक बार मैं बात कर रहा हूँ, पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे और सभी पोषक तत्वों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे संतुलित आहार का, बैलेंस डाइट का। जब हम पोषक तत्वों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारी पहली यूनिट भी साथ साथ कवर हो जाएगी। उसके बाद हम ले लेंगे खाद्य समूह। ये हमारी 1-2 दिन की क्लास रहेगी, क्योंकि इससे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आगे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये भी आपका सिलेबस में है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आज तक इससे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट इस यूनिट से आ गया हो। नेक्स्ट लास्ट वाली यूनिट, इस पे थोड़ा हम ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में हम पढ़ लेंगे आहार की यौगिक अवधारणा, यानी योगा के जितने टेक्स्ट हैं उनमें डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में जो भी दिया हुआ है उन सबको हम पढ़ेंगे। जैसे अभी आप लोग एग्जांपल दे रहे थे, मिताहार, पथ्य, अपथ्य, भगवद गीता, इन सभी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम बैलेंस डाइट कंसेप्ट, यानी कि हिंदी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो संतुलित आहार की अवधारणा। फिर वहीं पे से हम संतुलित आहार के तत्वों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस डाइट से। तो जो बैलेंस डाइट है उसका इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसे भी है जो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जो कि जस्ट कॉमन सेंस की चीजें हैं। जैसे डाइट हमें हेल्दी रहने में हेल्प करती है, तो फिर भी आज की क्लास में ये सारी चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। बाकी जो मेन चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा होगा क्रेब्स साइकिल और ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम कल से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन वहीं से बनेगा आपका। तो जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट आपकी हेल्दी लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि बैलेंस डाइट की हेल्प से हम हेल्दी रह सकते हैं। एंड बैलेंस डाइट जो है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, यानी कि इसमें जितने भी फूड्स हैं वो सभी के सभी फूड्स हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट बैलेंस डाइट में नहीं है तो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अगर हम थोड़ा बैलेंस डाइट क्या है इस चीज के बारे में बात करें, तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी सही प्रोपोर्शन में। तो बैलेंस डाइट में 2 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। एक तो सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर, ये सभी प्रेजेंट होने चाहिए हमारी बैलेंस डाइट में, और वो भी सही प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। सही प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करोगे आप लोग? सही प्रोपोर्शन से क्या मतलब है यहाँ पे? जिस चीज की जिससे हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है। हाँ जी, जिस चीज की जितनी जरूरत है वो उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विटामिन को आप बहुत कम ले रहे हो और फैट आपने बहुत ज्यादा ले लिया। तो बैलेंस डाइट हम एक ऐसी डाइट को कहेंगे, ऐसे फूड को हम बैलेंस डाइट कहेंगे जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक डाइट में प्रेजेंट होने जरूरी हैं। तो बैलेंस डाइट हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर बैलेंस डाइट नहीं रही, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन अगर हमारी डाइट में नहीं है, तो प्रोटीन क्या काम करता है?
जस्ट सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो प्रोटीन हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का काम करता है, यानी कि नई मसल्स को बनाने का काम करता है। अगर कुछ मसल्स ब्रेक हो रही हैं तो उन मसल्स की रिपेयरिंग का काम प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन हमारी डाइट में नहीं रहा तो हमारी जो मसल्स है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगी और मसल्स धीरे धीरे हमारी ब्रेकडाउन मसल्स का स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ चिल्ड्रंस हैं और उनको बचपन में आयोडीन सही अमाउंट में नहीं मिलता है। तो आयोडीन क्या है? आयोडीन एक मिनरल है और आयोडीन अगर सही अमाउंट में नहीं मिला तो उसकी वजह से उनका मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बैलेंस डाइट है वो इम्पोर्टेंट है हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अब ये कुछ एक बैलेंस डाइट के कंसेप्ट हैं जो कंसेप्ट आप लोगों को समझने हैं। दूसरा है जो बैलेंस डाइट है ये आप अचीव कर सकते हो वैरायटी ऑफ फूड आइटम से, क्योंकि ऐसा कोई भी फूड आइटम नहीं है जिसमें ये सभी चीजें प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप लोग खाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी है अपने खाने में, क्योंकि एक ऐसा फूड आइटम कोई भी नहीं है जिसमें कि सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। लाइक हम अपनी थाली की अगर बात करें तो वहाँ पे रोटियां होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वहाँ पे दाल होती है जिसमें प्रोटीन होता है, वहाँ पे सब्जियां होती हैं जिसमें कि विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स के थ्रू हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी प्लेट में ला सकते हैं और उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, अभी हम जिन प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस प्रोपोर्शन में होने चाहिए, यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट। अभी हम न्यूट्रिएंट के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट किस अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए बैलेंस डाइट में, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज। इसका एग्जांपल दोगे आप, एज से कैसे हमारी बैलेंस डाइट प्रभावित होती है। सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा करके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह दिए जाते हैं, जो यंग है वो उनका मसल ये बिल्ड होने के लिए प्रोटीन की मात्रा दी जाती है काइंड ऑफ। हाँ जी, आपने सही बोला, लेकिन आपने उल्टा बोला। जो आपके चिल्ड्रंस हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनको हमें ट्राई करना चाहिए थोड़ा सा प्रोटीन की अमाउंट बढ़ाने की। और जैसे जैसे हम यंग स्टेज में आगे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोटीन की अमाउंट कम की जाती है और कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बढ़ाई जाती है। तो यही सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट आपका क्लियर है कि एज के साथ साथ आपकी जो बैलेंस डाइट है वो बदल जाती है। इसके अलावा आपका सेक्स, जो जेंडर है, वो भी आपकी बैलेंस डाइट को प्रभावित करता है। जैसे फीमेल्स को आप अलग डाइट बनाओगे, मेल्स को अलग डाइट बनाओगे। मेल्स की जो कैलोरी इंटेक होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, फीमेल्स का कम होता है। और नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, आप लोग लिख लोगे, वो है आपकी मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा आपकी डाइट प्रभावित होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन कौन करता है आपकी बॉडी में? ब्रेन। हाँ जी, वेरी गुड। ब्रेन को सबसे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो जो लोग ज्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं तो उनको ज्यादा ग्लूकोज तो चाहिए ही, साथ में ब्रेन को मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 इस तरह के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और आ गया, वो है हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन से मतलब है जैसे कि जो किसी इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन है उससे भी उसकी जो डाइट है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में आयरन का इंटेक बढ़ाना पड़ता है, फॉलिक एसिड का इंटेक बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो मदर है उसके अंदर एक फीटस डेवलप हो रहा है और जो फीटस है वो पूरी तरह से मदर पे ही डिपेंडेंट है डाइट के लिए। तो मदर का जो डाइटरी इंटेक है उसे बढ़ाना पड़ता है। सिमिलरली जो मदर अभी फीड करवा रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, उनकी भी डाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है।
इसके अलावा जो किडनी के पेशेंट हैं उनकी डाइट से आपको काफ़ी चीज़ें हटानी पड़ती है, प्रोटीन को हटाना पड़ता है। तो ये सारी कंडीशन भी आपकी बैलेंस डाइट को प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस डाइट कोई एक ठोस या फिर कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है कि इतना रेशियो हमें लेना ही लेना है। बैलेंस डाइट क्या है, हर इंडिविजुअल के हिसाब से उसकी बॉडी को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसकी बैलेंस डाइट डिसाइड होती है। तो इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो बैलेंस डाइट है उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट का नॉलेज होना चाहिए और आपको साथ में प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि किडनी के पेशेंट को हम प्रोटीन नहीं देते हैं, तो आप उसके हिसाब से उसकी बैलेंस डाइट बनाओगे। अगला जो बैलेंस डाइट का कंपोजिशन है, यानी कि बैलेंस डाइट में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, वो कंट्री टू कंट्री भी चेंज करता रहता है। यानी कि हर कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी अलग बॉडी टाइप होता है और उनके पास फूड भी अलग अलग अवेलेबल होता है। जैसे कि इंडिया में आपके पास रोटी बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो वहाँ पे आपको जो गेहूं है वो बहुत आसानी से नहीं मिलता, तो उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएगी और बैलेंस डाइट भी उनके लिए चेंज हो जाएगी। अगला है न्यूट्रिशन ग्रुप ऑफ आईसीएमआर। अब इस पे एक बार क्वेश्चन आया था। आईसीएमआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये तय करता है कि इंडिया में लोगों की डाइट क्या होनी चाहिए। एक मेल की डाइट क्या होनी चाहिए, एक मेल अगर ज़्यादा काम कर रहा है उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, एक फीमेल की डाइट क्या होनी चाहिए जब वो 10 साल की है, जब वो 18 साल की है तब उसकी डाइट क्या होनी चाहिए। तो सब लोगों की उनकी एज के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने एक टेबल दी हुई है और उस टेबल में सबके लिए डाइट उन्होंने बताई हुई है और उस टेबल को हम कहते हैं आरडीए। तो एक बार इसकी फुल फॉर्म आई थी आपकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, ये एक वैल्यू है जो कि किसी कंट्री की संस्था द्वारा, किसी कंट्री में डाइट को देखने की जो संस्था है उसके द्वारा दी गई एक टेबल है कि सबको कितनी डाइट का कंजम्पशन करना है। तो आरडीए का मतलब हो गया रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब देखिए उसके बाद बैलेंस डाइट को हम एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं। जो आपकी बैलेंस डाइट है उसमें सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो होने ही होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीजें तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए। लेकिन अगर हम जस्ट अपनी जनरल लाइफ में बात करें तो हमें कहाँ पता होता है कि किस चीज में आपका प्रोटीन है, किस चीज में आपका कार्ब्स है, किस चीज में आपका विटामिन है। तो इसीलिए बैलेंस डाइट को हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बैलेंस डाइट हम उस डाइट को कहेंगे जिसमें सारे के सारे फूड आइटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे सीरियल्स मतलब आपका हो गया अनाज होना चाहिए, पल्सेस मतलब दाल होनी चाहिए, रूट्स एंड ट्यूबर्स कंद और जड़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपका आलू हो गया। इसके अलावा फ्रूट्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, फैट, ऑयल, शुगर, ग्राउंडनट्स, ये सभी चीजें हमारी डाइट में अगर हैं तो नॉर्मली हमारी जो डाइट है वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। आपको पूरी तरह से देखने की जरूरत नहीं है कि आप कितना कार्ब्स ले रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो। अगर ये सारी चीजें आपकी डाइट में है तो आपकी जो डाइट है वो खुद ब खुद एक बैलेंस डाइट हो जाती है। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए जो आईसीएमआर है वो मीट, फिश और एग के कंजम्पशन को भी रिकमेंड करता है। तो ये हमारी डाइट हो गई। बैलेंस डाइट क्या है, ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हो गई। क्लास के बाद जिन लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और क्लास जैसी आपकी एंड होती है तो आप लोग ट्राई कीजिए नोट्स को सारा का सारा पढ़ने की, ताकि अगले दिन की क्लास में इससे आगे जब हम डिस्कस करें तो आपको वो चीज़ नई ना लगे और थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा फिर समझ में आएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। वही चीजें हमने जो पहले पढ़ी वही चीजें रिपीट हो रही हैं। इम्पोर्टेंस बैलेंस डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है आप लोग बताइए। सही ग्रोथ के लिए। हाँ जी सर सही तरह से ग्रोथ हो, आप जिस भी एज पर हो और जो भी आपका जेंडर हो, जहाँ पर भी हो, तो वो आपकी सही ग्रोथ हो, उसके लिए ग्रोथ बैलेंस एंड डाइट फॉलो डेवलपमेंट के लिए सर, रिपेयर जो मसल्स को हाँ उनके लिए फिजिकली
फिजिकली और मेंटली हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट की जरूरत है। हाँ फिजिक, बीमारियों से बचने के लिए भी असर हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी की एनर्जी, गेट एनर्जी टू डू वर्क। हाँ, काम करने के लिए एनर्जी के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत है। तो सभी को पता है हमें बैलेंस डाइट की क्यों जरूरत है। क्योंकि बैलेंस डाइट से हमारी जो बॉडी है वो एफिशिएंटली यानी कि अच्छे से काम कर सकती है, हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और अगर बैलेंस डाइट हमें नहीं मिली तो कोई भी एक न्यूट्रिएंट अगर कम हो गया तो हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा प्रोन हो जाती है डिजीज़ के लिए, हमें कुछ ना कुछ बीमारियां हो सकती है, हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। इन्फेक्शन, फैटिक का मतलब होता है थकान, पुअर परफॉर्मेंस यानी कि जो हमारा परफॉर्मेंस है, हम जो काम करते हैं वो भी फिर उसकी क्वालिटी भी खराब होने लगती है। तो यही सारी चीजें हैं आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब कुछ एक फैक्टर्स को आपको देखना जरूरी है बैलेंस डाइट में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स आप में से कोई बताएगा, न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे हम? सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। हाँ, ये न्यूट्रिएंट्स का सारे मतलब पोषक तत्व होते हैं, सारे विटामिन और ऐड होते हैं। ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स के टाइप हो गए। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बता सकते हैं क्या? हमारे सेल्स को नरिश करें। हाँ, हमारे सेल्स को, वो एक न्यूट्रिएंट का स्पेसिफिक टाइप हो गया। देखिए, न्यूट्रिएंट हम किसे कहेंगे? जो आपका फूड है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। अगर हम बात करें, जो आपका फूड है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। जैसे आप रोटी खा रहे हो तो रोटी बहुत, अगर हम उसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स उसका केमिकल कंपोजिशन होगा। लेकिन जब हम उसे उसको डाइजेस्ट करेंगे तो डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है? डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड है वो बिल्कुल सिंपल सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है। उन्हीं छोटे सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, उन सभी न्यूट्रिएंट का अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि आप जो रोटी खा रहे हो, रोटी खाने के बाद वो आपका जो एक बड़ा होल फूड का है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इन्हीं छोटे सिंपल जो हमारे कंपाउंड्स हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी फूड का हम कंजम्पशन करते हैं वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि कोई आपके पास सॉल्ट है, नमक है, और उसका एक बहुत बड़ा नमक का आपके पास टुकड़ा रखा हुआ है। जब आप उसको पीसते हो तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में वो टूट जाता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो जो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। और वही छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, सिंपल जो फॉर्म है, उसी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उसी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। और इसी सिंपल फॉर्म को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है। तो फूड में जितने भी आपके पोषक तत्व प्रेजेंट हैं, वो पोषक तत्व हमारी बॉडी को पोषण देने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो भी हम खाना खा रहे हैं, डाइट में एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप खाना खाते हो सब में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो दालें हैं, दालों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, दालों में प्रोटीन भी होता है, दालों में थोड़ा सा अमाउंट में फैट भी होगा। तो सभी में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम्पल देंगे, जब हम डाइट में बात करते हैं, तो हम उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स किसी चीज में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी दालों में क्या प्रेजेंट होता है, तो भले ही दालों में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, हाँ जी, भले ही दालों में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा कि दालों में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट है वो अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है।
और जितना न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है, यानी कि जितने मात्रा में किसी एक फूड में पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, उसे हम न्यूट्रिटिव वैल्यू कहते हैं। अब न्यूट्रिटिव वैल्यू को हिंदी में हम कहते हैं पोषण मूल्य। तो किसी भी एक फूड में जितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उसे हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कहेंगे, उसे हम उसका पोषण मूल्य कहेंगे। अब देखिए, जो भी आपकी बैलेंस डाइट है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसके ऊपर एक बार बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया था, भले ही वो बेसिक क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। दूसरा होता है माइनर और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इनके नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? मैक्रो न्यूट्रिएंट से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो एकदम कम से कम मात्रा में लगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट जी सर। मिनरल्स होंगे सर क्या? हाँ जी, आप रिपीट करोगे? मिनरल्स होंगे क्या माइक्रो न्यूट्रिशन? नहीं, दोनों ही आपके सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाते हैं। तो मैं आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में दो तीन यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट हम किसे कहेंगे? जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत है या फिर जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से किसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे? जिनकी ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, जिनकी हमारी बॉडी ज्यादा जरूरत है, वो भी मात्रा के हिसाब से। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही हमारी बॉडी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, यानी कि दोनों की ही हमारी बॉडी को आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट इनके आगे से मेजर लगा है या फिर मैक्रो लगा है तो इनका ज्यादा महत्व है हमारी बॉडी में और माइक्रो न्यूट्रिएंट का कम महत्व है। इम्पोर्टेंस दोनों का ही बराबर है, लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए, उनकी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा हमें कम चाहिए। बाकी इम्पोर्टेंस दोनों का ही बराबर है। जैसे कि हम अगर चावल खा रहे हैं तो हम चावल ज़्यादा क्यों खाते हैं और नमक उसमें कम क्यों खाते हैं? तो भले इसके पीछे टेस्ट भी एक रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, और वहीं पे नमक हम थोड़ा सा डालते हैं लेकिन फिर भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि नमक में आपका प्रेजेंट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में नमक में प्रेजेंट होते हैं मिनरल, सोडियम और क्लोराइड। तो दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन चावल ज्यादा अमाउंट में हमारे लिए जरूरी है और नमक कम अमाउंट में हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए एक को हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा और एक को हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा। इसके अलावा डाइट में एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी होता है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आप में से कोई बताएगा किसे कहेंगे हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट? रफेज। हाँ जी, वेरी गुड, रफेज। इसके अलावा पानी। क्या बताया सर? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आपका आ गया एक तो रफेज यानी कि फाइबर्स, और दूसरा हो गया जल। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हम उसे कहते हैं जो कि हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, कोई पोषण नहीं दे रहा है, फिर भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे कि जो पानी है, पानी में थोड़ी भी कैलोरीज नहीं होती, पानी से हमें थोड़ी भी ऊर्जा नहीं मिलती है, ना ही पानी से थोड़ा भी पोषण मिलता है। लेकिन पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ देर खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन पानी हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा रफेज होता है आपका फाइबर्स। उनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि जब वो कोई भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं दे रहे हैं फिर भी फाइबर्स क्यों जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आपका आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट या फिर मेजर न्यूट्रिएंट, जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन तीनों को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इंट्रोडक्शन के लिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसको पढ़ के अभी कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को आगे हमने पूरा ही डिटेल में पढ़ना है। तो जिस चीज़ को हमने आगे पूरा डिटेल में पढ़ना है उस चीज़ पर भी हमारा टाइम वेस्ट ही होगा।
तो अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। सबसे पहला जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। उसके बाद अगले नंबर पे आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी में मसल्स वगैरह को बनाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये आपके मेन फंक्शंस हो गए। फैट जो है वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, और इनकी हमारी बॉडी में क्या जरूरत है, फैट क्यों जरूरी है हमारे लिए? एनर्जी। हाँ जी, एक एनर्जी जॉइंट। सर इंस्टेंट एनर्जी के लिए नहीं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्ब्स जरूरी हैं। फैट जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। सॉरी लॉन्ग टर्म के। हाँ जी, इसके अलावा जो फैट हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनका मेटाबॉलिज्म फैट के थ्रू ही होता है, जैसे विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। ये जो चारों विटामिन हैं ये बिना फैट के हमारी बॉडी में यूज नहीं हो सकते। तो फैट का एक और, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का फैट है, और कोलेस्ट्रॉल आपके बहुत सारे हार्मोन्स को बनाता है। जैसे कौन कौन से हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं? एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? कोलेस्ट्रॉल से कौन कौन से हार्मोन्स बने हुए होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया आप लोगों ने? एनाटॉमी में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो वहां पे आपने पढ़ा कौन कौन से हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं ना, पेप्टाइड हार्मोन जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और दूसरे आपके होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन जो कि फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। तो जैसे आपका थायराइड हार्मोन हो गया, वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है, तो उस हार्मोन के लिए प्रोटीन जरूरी है। दूसरा हो गया आपका फैट, जो मैंने कोलेस्ट्रॉल की बात की। तो दो तरीके के हार्मोन हैं, पेप्टाइड हार्मोन जो कि प्रोटीन के बने हुए रहेंगे जैसे कि आपका थायराइड हार्मोन। दूसरा हो गया आपका स्टेरॉइड हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, जैसे कि आपके एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन हो गए। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड में? कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नहीं, एडीएच होता है पर एड्रिनल ग्लैंड। और नॉन एड्रेनालिन। हाँ जी, वेरी गुड। एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन, ये जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन है। तो फैट जो है वो हार्मोन्स को बनाने के लिए भी जरूरी है। तो ये सारे की सारी चीजें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, दूसरा आपका प्रोटीन हो गया, तीसरा आपका फैट हो गया। तो ये तीनों हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, यानी कि ये हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में इनकी जरूरत है। आगे हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइनर न्यूट्रिएंट की। अभी हम क्लास में इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आगे हम इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर भी आप लोग जब इस पीडीएफ को एक बार पढ़ोगे तो इन सभी चीजों को आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेना, ताकि आप क्लास में आओ तो आपको वो चीजें फिर आप रिलेट कर सको। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में ऐसे न्यूट्रिएंट या फिर ऐसे पोषक तत्व आते हैं जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे लिए हमें जिनकी जरूरत होती है। इसमें आपका आ गया मिनरल्स और विटामिन। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमें ग्राम में होती है, प्रोटीन की जरूरत हमें ग्राम में होती है, फैट की जरूरत हमें ग्राम में होती है। ग्राम यानी कि जो आपकी मापने की यूनिट हो गई। लेकिन अगर हम बात करें कि विटामिन बी की जरूरत हमें कितनी होती है, तो वहां पे आपका माइक्रोग्राम आ जाता है। माइक्रोग्राम यानी कि ग्राम का भी बहुत छोटा हिस्सा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत कम जरूरत होती है और मैक्रोन्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन फंक्शन दोनों ही हमारी बॉडी में करते हैं और दोनों ही हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आ गया विटामिन और दूसरा आ गया मिनरल्स। उसके बाद तीसरी हमारी बॉडी में तीसरे हमारे फूड में जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हम ऐसे फूड
आइटम्स को कहते हैं या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जिनकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, जिनमें कोई भी पोषण नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपका आ गया फाइबर, जिसे कि हम रफेज कहते हैं, इसके अलावा वाटर, तो ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। फाइबर्स जिसे हमने रफेज का, वाटर हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ हमारे फूड में ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन फिर भी हम उसे खाते हैं और वो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। जैसे आपके फूड में जो भी कलर्स मिले हुए रहते हैं, अब वो कलर्स आपको कोई ऊर्जा थोड़ी ना दे रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए वो भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हो गए फूड के। इसके अलावा फ्लेवर को ऐड करने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, उनसे भी हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हो गए। इसके अलावा कुछ एक प्लांट के कंपाउंड हो गया, जैसे कि सेल्यूलोज, इसमें आपका फाइबर्स भी आ गया, उससे भी हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो भी आपका नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हो गया। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में फूड के ऐसे कंपोनेंट आ गए जिसमें कि कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। सर प्लांट कंपाउंड में क्या क्या आएगा? प्लांट कंपाउंड में आपका सेल्यूलोज, देखिए जो आपका सेल्यूलोज होता है उसे सेल्यूलोज को हम फाइबर भी कहते हैं, सेल्यूलोज को ही हम फाइबर कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करने में असमर्थ है, हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए हमारी बॉडी में इसका कोई न्यूट्रिशन से रोल नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जनरल पत्ते वगैरह नहीं खाते हैं ह्यूमंस, लेकिन एनिमल्स वगैरह जो हैं, जैसे गाय वगैरह हो गई, ये घास खा लेती हैं, पत्ते खा लेती हैं, तो पत्तों में न्यूट्रिशन तो है, लेकिन हमारी बॉडी उसे यूज नहीं कर पा रही है। तो हमारी बॉडी के लिए ये जो प्लांट कंपाउंड है, जैसे कि आपकी घास हो गई, पत्तियां हो गई, जिनमें कि सेल्यूलोज प्रेजेंट है, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो हमारे लिए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हो गया। सर वो जो बताया आपने वो ठीक है, लेकिन जैसे कि ये पालक और ये सब, ये भी तो लीव्स ही रहता है, तो इसको भी ये समझेंगे या नहीं? अब ये जो पालक वगैरह है, पालक वगैरह बेसिकली हम एनर्जी के लिए नहीं खाते, पालक में भी सेल्यूलोज होता है। अब सेल्यूलोज भले ही हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फाइबर्स पढ़ेंगे। लेकिन पालक वगैरह में आपकी और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे विटामिन वगैरह बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं पालक में, आयरन प्रेजेंट होता है पालक में। तो पालक आपका नॉन न्यूट्रिटिव फूड नहीं है, पालक के अंदर जो सेल्यूलोज है वो आपका नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हो गया, लेकिन वो भी हमारे लिए जरूरी है। समझ आया? ओके सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स को एक और बार आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एक विटामिन को, एक एक न्यूट्रिएंट को ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को तो आप फिर भी ट्रैक कर सकते हो, कि आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे प्रोटीन खाना है तो मैं दाल खा लूं, या फिर मुझे कार्ब्स खाना है तो मैं रोटी खा लूं। लेकिन विटामिन और मिनरल्स तो इतने सारे हैं, आप किस किस को ट्रैक करोगे? कैल्शियम के लिए आप अलग से खाओगे, मैग्नीशियम के लिए आप अलग से खाओगे, इसके अलावा विटामिन ए के लिए आप अलग से कुछ खा रहे हो, विटामिन बी के लिए आप अलग से कुछ खा रहे हो। तो इस तरीके से अगर हम खाना खाएं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को अगर हम देखें और सभी न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से अलग अलग चीजें खाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा आईसीएमआर है, आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या बताई थी आपको? इंडियन मेडिकल काउंसिल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाँ जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने क्या किया, आपका जो पूरा फूड है, जो जितनी भी खाने की चीजें हैं, उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 5 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। पहला ग्रुप हो गया सीरियल्स, ग्रेन एंड प्रोडक्ट, यानी कि सीरियल्स का मतलब आपका होता है, यहाँ पे देखते हैं हम,
ये पहला ग्रुप है सीरियल्स, ग्रेन एंड प्रोडक्ट, यानी कि इसमें आपके अनाज आ गया, अन्न आ गया, जैसे आपका राइस आ गया, चावल आ गया, गेहूं आ गया, रागी, बाजरा, ज्वार, मेज यानी कि मक्का, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने पहले ग्रुप में रख दी। तो इन्होंने ये चीजें, ये क्लासिफिकेशन क्यों किया इन्होंने सारे के सारे फूड को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब पांचों ग्रुप में से आपको कुछ ना कुछ जरूर खाना है। 5 जो एक ग्रुप है उसमें एक जैसे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जैसे कि आपका जो पहला ग्रुप है जिसमें कि आपका अनाज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रोटीन, इनविजिबल फैट, विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, आयरन, फाइबर, ये बहुत कम अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज्यादा सीरियल्स और ग्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप सीरियल्स और ग्रेन को इंक्लूड कर रहे हो तो आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो कमी है वो पूरी हो गई। तो दूसरा ग्रुप इन्होंने बना दिया पल्सेस एंड लेग्यूम्स, आपकी जो दालें हैं, जैसे आपके यहाँ पे सोयाबीन आ गया, पीज यानी कि मटर आ गया, बंगाल ग्राम यानी कि चना आ गया, ग्रीन ग्राम, ये सारे आपके चने हो गए, जो काबुली चने आते हैं या फिर आपके काले चने आते हैं। लेंटिल्स में आपकी मूंग दाल आ गई। इसके अलावा आपकी राजमा, बीन्स, जितनी भी दालें हैं वो आपके दूसरे ग्रुप में आ गई। तो इन दालों में आपकी एनर्जी तो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी, इनविजिबल फैट, B1, B2, फॉलिक एसिड, ये भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपने इसमें से किसी को भी अपने फूड में इंक्लूड कर लिया तो प्रोटीन की आपकी जरूरत पूरी हो गई। तीसरा जो आपका ग्रुप है वो हो गया मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट का। एनिमल से हमें जो भी चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे आपका डेयरी हो गया और मीट प्रोडक्ट भी इसी में आ गए। तो जैसा आपका मिल्क, कर्ड, स्किम्ड मिल्क, चीज, चिकन, अब ये सारा नॉन वेजिटेरियन फूड इसमें आ गया। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें लगभग सभी तरीके की चीजें होती हैं और इसको हम सप्लीमेंट्री ग्रुप कहते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रुप का मतलब ये है कि अगर किसी चीज की कमी रह गई वो इस ग्रुप को अपने फूड में इंक्लूड करने से वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है, आपका फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। इसीलिए हमेशा छोटे बच्चों को दूध दिया जाता है, ताकि उनके फूड में अगर कोई न्यूट्रिएंट कम हो रहा है तो दूध के थ्रू वो न्यूट्रिएंट की भी जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो ये आपका तीसरा ग्रुप हो गया। इसके अलावा आपका चौथा ग्रुप हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपका जो भी फ्रूट है, जो भी वेजिटेबल है, वो सारी की सारी इसमें आ गई और ये आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं, अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने फूड में अच्छे से इंक्लूड कर रहे हो तो कभी भी किसी भी विटामिन की, किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर आप सीजन जो वेजिटेबल्स हैं, जो किसी सीजन में सब्जियां आती हैं, अगर उन सब्जियों को आप खा रहे हो, इसके अलावा फ्रूट्स को आप खा रहे हो, तो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हमें नहीं होती है। लास्ट में आ जाता है हमारा फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है फैट और कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपका बटर, घी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो भी आप रिफाइंड ऑयल वगैरह खाते हो या फिर जो भी आप सरसों का तेल यूज कर रहे हो, वो आपका इस ग्रुप में आ गया। उससे हमारी बॉडी को फैट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये जो पांचों ग्रुप हैं, ये पांचों ग्रुप ICMR ने इस तरीके से बनाए हैं ताकि लोगों को भटकना ना पड़े कि विटामिन में कहाँ से लूं, प्रोटीन में कहाँ से लूं। आप इन फूड ग्रुप्स को देखिए और इन फूड ग्रुप से आपने सब कुछ अपने फूड में अगर इंक्लूड कर दिया, मतलब हर ग्रुप से आपने कुछ कुछ चीजें अगर अपने फूड में आप इंक्लूड कर रहे हो तो किसी भी चीज की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। और ये पांचों ग्रुप आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे भी आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है कि ICMR ने फूड को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये 5 कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए।
अब थोड़ा सा अगर हम अपने इंडियन कल्चर को देखें तो देखिए हमारा इंडियन कल्चर कितना अच्छा है। पहले से ही ये सभी चीजें हमारी थाली में हैं। हम चावल खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दाल हम लोग खाते हैं, चावल दाल सब्जी रोटी। अगर आप नॉर्मल इंडियन फूड भी ले रहे हो और साथ में अगर आप फल ले रहे हो तो कभी भी आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी, एक्सेप्ट कि आप किसी स्पेशल हेल्थ कंडीशन में हो। अगर आप हेल्दी हो तो चावल दाल सब्जी और रोटी, ये अगर आप अच्छे से अपने फूड में इंक्लूड कर रहे हो तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल जाते हैं। मोस्टली इंडियंस में डेफिशिएंसी क्यों आती है किसी भी चीज की? क्योंकि हम चावल और रोटी तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं लेकिन दाल और सब्जी नहीं खाते हैं। तो सारा का सारा प्रोटीन तो हमें दाल से ही मिल रहा है। दाल अगर हम कम खाएंगे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। सब्जी अगर हम कम कम खाएंगे या फिर फल अगर हम कम खा रहे हैं तो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। तो वैसे जो हमारा इंडियन कल्चर में जो इंडियन फूड है उसमें सभी चीजें प्रेजेंट होती है, बस हमको रेशियो को सही करने की जरूरत है। तो बाकी ये जो 5 ग्रुप हैं इनको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जितना भी फूड ग्रुप अभी आपने पढ़ा इसमें से हर ग्रुप में से आपने कुछ ना कुछ फूड आइटम को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ताकि जो आपका हेल्थ है वो अच्छा बना रहे। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस डाइट का पूरा कंप्लीट हो गया है। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर आप ये नोट्स भेज देंगे क्या आज? हाँ जी, मैं अभी जस्ट क्लास के बाद ही सेंड कर दूंगा। आप लोग इन सबको पढ़िए और जो बीच में हमने कार्बोहाइड्रेट वगैरह छोड़ा ताकि हमारा क्लास में टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन खुद से आप उन चीज़ों को पढ़िए ताकि अगली क्लास में जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है डाइट एंड न्यूट्रिशन, मुझे स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और क्योंकि डेली लाइफ में हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपकी डेली लाइफ में चल रही हैं अगर हम उनको पढ़ें तो उसको पढ़ने में नेचुरली ही इंटरेस्ट आता है। तो रिवीजन करते चलिए आप लोग, फिर ये सारा का सारा अराउंड हम 8 to 10 डेज में कवर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो लीव कर सकते हो आप लोग। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।